हे गाइस, तो आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपको रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना में तो काम आएगा ही, साथ वो आपको डीजी में भी काम आने वाला है और वो साथ ही साथ आपके पीजी में और जब आप प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम भी काम आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना टॉपिक, जो कि है औषधि मात्रा। तो बात करते हैं औषधि मात्रा की। ये क्या होता है? तो ये चिकित्सा का मूल होता है। मात्रा क्या होता है? चिकित्सा का मूल होता है। इसी के बेस पे हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। रोगी तथा औषध चिकित्सा के मुख्य घटक होते हैं। तो हम चिकित्सा किस बेस पे करेंगे? तो हमारे पास रोग होना चाहिए, रोगी होना चाहिए और हमारे पास क्या होना चाहिए? औषध होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं? चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? चिकित्सा के मुख्य घटक होते हैं। इनके ही अनुसार कुशल वैद्य मात्रा का निर्धारण कर सफल चिकित्सा करता है। अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो एक कुशल वैद्य चिकित्सा नहीं कर सकता है। जो औषध की मात्रा होती है वो किस पे निर्भर करती है? तो रोगी के अग्नि बल पर निर्भर करती है। जैसे अगर रोग अधिक बल वाला है और रोगी भी बलवान है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम? औषध की अल्प मात्रा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा? रोगी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो पड़ने वाला है, उससे रोग नहीं शांत होगा। वहीं अगर रोग क्या है? अल्प बल वाला है, लेकिन रोगी क्या है? बलवान है, तो और उसमें हम क्या दे रहे हैं? औषध की अधिक मात्रा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उस व्यक्ति के अंदर अनेक उपद्रव उत्पन्न हो जाएंगे। उससे और भी क्या होगा कि जो रोगी है उसकी मृत्यु भी इससे हो सकती है। लेकिन अगर औषध की मात्रा इतनी हो कि दोष का सामयिक रूप से शमन और संशोधन हो जाए, किंतु जो धातुएं होती हैं उनके ऊपर कोई हानिकारक प्रभाव न उत्पन्न हो, उसी को हम क्या कहेंगे? औषध मात्रा। अब बात करते हैं औषध मात्रा की निर्धारण की। तो जो औषध की मात्रा होती है, तो क्या होता है कि किसी भी औषध की मात्रा जो होती है निश्चित नहीं होती है, निर्धारित नहीं होती है। उसकी मात्रा कब निर्धारित होती है? तो रोगी के दोष, अग्नि, बल, वय, व्याधि, कोष्ठ और क्या होता है? औषध द्रव्य के आधार पर उसकी मात्रा क्या होती है? निर्धारित होती है। सभी प्रकार की औषधियों की मात्रा निर्धारित होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? तो व्याधि बल, अग्नि बल तथा रोगी के बल के आधार पे हम उसकी मात्रा क्या होता है? निर्धारित कर सकते हैं। अब औषध मात्रा का निर्धारण निम्नलिखित स्तर पर हो सकता है। कैसे? रोगी के स्तर पर, व्याधि के स्तर पे और औषधि के स्तर पे। तो रोगी के स्तर पे हम कैसे देखेंगे? तो क्या होता है? वय के आधार पे हम कर सकते हैं, लिंग के आधार पे, प्रकृति, शारीरिक बल, सत्व, अग्नि बल, कोष्ठ, शात्म, देश, इसके आधार पे हम क्या करेंगे? औषध की मात्रा का निर्धारण करेंगे। या फिर क्या करेंगे? व्याधि के स्तर पे अगर करेंगे तो कैसे? व्याधि बल के अनुसार, व्याधि काल के अनुसार, दोष दूष्य के अनुसार, देश के अनुसार। और औषध के स्तर पे हम कैसे औषधि की मात्रा निर्धारित करेंगे? तो औषध के गुण दोष के अनुसार, औषध के देश के अनुसार और औषध कल्पना के अनुसार। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। तो बात करते हैं वय के अनुसार। तो चरक संहिता में आचार्य चरक ने वय को 3 पार्ट में बांटा है। किसमें किसमें? बाल्यावस्था में, मध्यम अवस्था में और जीर्ण अवस्था में। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? बाम जी से, बा से बाल्यावस्था, माँ से मध्यम अवस्था और जा से जीर्ण अवस्था। तो जो बाल अवस्था होती है उसको भी उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कौन सा? 1 से 16 साल तक अपरिपक्व धातु में और 16 से 30 वर्ष तक परिपक्व धातु में डिवाइड कर दिया है। और जो मध्यम अवस्था होती है उसको 30 से 60 वर्ष तक बताया है और जो जीर्णावस्था होती है तो 60 से 100 तक बताया है। अब सुश्रुत संहिता की बात करें तो सुश्रुत ने जो वह है उसको उन्होंने भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। किसमें? बाल्यावस्था में, मध्यम अवस्था में और वृद्धावस्था में। इन्होंने बाल्यावस्था में 3 पार्ट कर दिए हैं बाल्यावस्था के। एक क्षीरब, क्षीर अन्नाद और तीसरा क्या है? अन्नाद। क्षीरब क्या मतलब? जो बच्चा केवल दूध पीता है। क्षीर अन्नाद मतलब क्या? जो दूध और अन्न दोनों खाता है। और अन्नाद क्या होता है? जो अन्न खाता है। तो जो क्षीरप होता है उसको 0 से 1 वर्ष तक बताया गया है। जो क्षीर अन्नाद होता है उसको 1 वर्ष से 2 वर्ष तक बताया गया है। जो अन्नाद होता है उसको 2 वर्ष से 16 वर्ष तक बताया गया है। फिर मध्यम अवस्था देखते हैं तो इन्होंने बताया है वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो वयस हानि से इसको हम याद रखेंगे। वयस हानि, वा से वृद्धि, या से यौवन, सा से संपूर्णता और हानि से हानि। तो जो वृद्धि अवस्था है इन्होंने 16 से 20 वर्ष तक मानी है। फिर यौवन अवस्था को इन्होंने 20 से 30 वर्ष तक मानी है। फिर संपूर्णता को इन्होंने 30 से 40 वर्ष तक मानी है और हानि को ये
40 से 70 वर्ष तक माने हैं। फिर अब बात करते हैं वृद्धावस्था की। तो वृद्धावस्था को इन्होंने बताया है 70 से मृत्यु पर्यंत तक, मतलब कि 70 साल से लेके जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक क्या होती है, वृद्धावस्था होती है। अब बात करते हैं काश्यप मतानुसार औषध मात्रा की। तो इन्होंने वह के अनुसार बताया है कि अगर कोई बच्चा 0 से 6 दिन का है तो उसकी औषध मात्रा कितनी होगी, तो छोटी बेर की गुठली के बराबर होगी। फिर इन्होंने बताया है कि 6 से 10 दिन का अगर बच्चा है तो जो छोटी बेर होती है उसकी गुठली से कुछ अधिक मात्रा होगी औषध की। 10 से 20 दिन के बच्चे को बताया है इन्होंने कि कोलार्थ मात्रा देंगे। कोलार्ध मतलब क्या, आधी बेर के समान मात्रा देंगे। अगर बच्चा 20 से 30 दिन का है तो 1 कोल मात्रा देंगे। 1 कोल मतलब क्या होता है, 1 बेर के बराबर मात्रा देंगे। अगर वही बच्चा 1 से 2 मास का मतलब 1 से 2 मंथ का है तो उसको 1 कोल से कुछ अधिक मात्रा देंगे। अगर बच्चा 3 मंथ का है, 3 मास का है तो उसको 2 कोल देंगे मात्रा। अगर वही बच्चा 4 मास का है तो जो शुष्क अमलकी होती है, सूखा हुआ जो आंवला होता है उसके फल के समान मात्रा देंगे। और 5 से 6 मास का अगर बच्चा है तो उसको आर्द्र अमलकी फल के समान मात्रा देंगे, मतलब जो अमलकी सूखी ना हो उसके समान। फिर 7 से 8 मास का अगर बच्चा है तो उसको आर्द्र अमलकी से कुछ अधिक मात्रा देंगे औषध की। अब बात करते हैं सारंगधर तथा योग रत्नाकर के अनुसार की। गाइज ये जो मैं बता रही हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपसे पीजी में पूछा जा सकता है, तो ये अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अब बात करते हैं सारंगधर तथा योग रत्नाकर के अनुसार की। तो इन्होंने क्या बताया है कि अगर 1 मास का बच्चा है तो 1 रत्ती हम मात्रा देंगे औषध की। अगर बच्चा 12 मास का है तो 12 रत्ती देंगे। मतलब क्या हुआ कि जैसे 1-1 मास बढ़ता जा रहा है वैसे 1-1 रत्ती हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। फिर इन्होंने बताया कि अगर 1 वर्ष का बच्चा है तो उसको 1 मासा औषध देंगे, 1 मासा। फिर अगर 16 साल का बच्चा है तो उसको 16 मासा, मतलब कि इसमें भी 1-1 साल जैसे बढ़ता जाएगा वैसे 1-1 मात्रा बढ़ाते जाएंगे प्रतिवर्ष। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो मोर से क्या हुआ, मास मतलब मंथ, और आर से क्या हुआ, रत्ती। तो जब अगर मंथ में है तो किस में हम देंगे, रत्ती में देंगे। फिर यम्मा से मतलब कि वाई से क्या हो गया हमारा, ईयर हो गया, वर्ष हो गया। फिर यम से हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। तो मतलब अगर ईयर में है तो किस में हम देंगे, मासा में देंगे। फिर इन्होंने बताया है कि जो यही मात्रा जो मतलब 16 मासा है यही 70 वर्ष तक रहेगी यही मात्रा। फिर इन्होंने बताया है कि उपरोक्त मात्रा कल्क, चूड़ व औलेह के लिए है। ये जो मात्राएं हैं ये किसके लिए हैं, कल्क, चूड़ और औलेह के लिए हैं। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, कचुआ सेम, मतलब कल्क, चूड़ और औलेह में क्या होगी मात्रा, सेम होगी। लेकिन जो क्वाथ और सरस की मात्रा होगी वो क्या होगी, इससे 4 गुना हो जाएगी। अब बात करते हैं लिंग के आधार पे कैसे मात्रा का निर्धारण करेंगे। तो अगर पुरुष है तो उसको कैसी मात्रा देंगे, अधिक मात्रा में औषध देंगे। अगर स्त्री गर्भणी सूतिका और ऋतुकाल है स्त्री का तो उसमें हम कैसे देंगे, हास्य मात्रा देंगे, मतलब कम मात्रा में देंगे औषधि। अब बात करते हैं प्रकृति के अनुसार औषध मात्रा की। तो क्या होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ द्रव्यों के प्रति क्या होते हैं, असहिष्णु होते हैं। उसको मतलब कि अगर औषध की अल्प मात्रा भी उनको दे रहे हैं तो वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं। कैसे, जैसे अगर वातज प्रकृति का अगर व्यक्ति है तो जो वातवर्धक औषधियाँ होती हैं उसको हम कैसे देंगे, अल्प मात्रा में देंगे। वहीं अगर पित्तज प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको भी पित्तवर्धक औषधियों की अल्प मात्रा देंगे। और कफज प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको भी जो कफज वर्धक औषधियाँ होती हैं उसकी भी हम क्या देंगे, अल्प ही मात्रा देंगे। अब बात करते हैं शारीरिक बल के अनुसार औषध मात्रा की। तो रोगी के बल प्रमाण के अनुसार ही औषध मात्रा निर्धारित होती है। मतलब जैसा रोगी का बल होगा उसी के आधार पे औषध मात्रा निर्धारित की जाएगी। अगर रोगी बलवान है तो औषध मात्रा कैसी देंगे, अधिक देंगे। पर अगर रोगी दुर्बल है तो औषध की मात्रा कैसी देंगे, हम कम देंगे। अब बात करते हैं शत्व के अनुसार औषध मात्रा की। तो इसमें क्या होता है, अगर शत्व प्रवर और मध्यम है तो इसमें मात्रा कैसी होगी, मध्यम होगी। अगर हीन सत्व है तो इसमें मात्रा कैसी होगी, हीन होगी। फिर बात करते हैं अग्नि बल के अनुसार औषध मात्रा की। तो अगर इंसान की, अगर पुरुष की मंदाग्नि है तो उसमें अल्प मात्रा देंगे। समाग्नि है तो सम मात्रा देंगे। वही अगर तीक्ष्णाग्नि है तो उसमें हम क्या देंगे, अति मात्रा देंगे, मतलब अधिक मात्रा देंगे। फिर कोष्ठ के अनुसार औषध मात्रा की बात करें तो अगर क्रूर कोष्ठ है और पूर्ण कोष्ठ है तो औषध की मात्रा अधिक देंगे। अगर मध्यम कोष्ठ है तो मध्यम मात्रा देंगे। अगर मृदु और रिक्त कोष्ठ है तो अल्प मात्रा देंगे औषध की। शात्म के अनुसार औषध की मात्रा की बात करें तो अगर शात्म द्रव्य है तो मध्यम मात्रा देंगे। वहीं अगर अशात्म द्रव्य है तो अल्प मात्रा देंगे। और अगर ओक शात्म है तो अति मात्रा देंगे औषध की।
देश के अनुसार औषध मात्रा की बात करें तो अगर उष्ण देश का रोगी है तो उसको शीत द्रव्य की अधिक मात्रा देंगे, वहीं अगर शीत देश का रोगी है तो उष्ण द्रव्य की अधिक मात्रा उसको देंगे। अब हम बात करेंगे व्याधि के स्तर पर औषध मात्रा की। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा व्याधि बल के अनुसार औषध मात्रा, मतलब जो व्याधि का बल होता है उसके अनुसार कैसे औषध की मात्रा देंगे। तो अगर व्याधि बलवान है तो औषध की श्रेष्ठ मात्रा देंगे, अगर व्याधि अल्प बल वाली है तो हीन मात्रा देंगे औषध की। लेकिन अगर व्याधि बल से अधिक मात्रा में है, जो व्याधि है वो बल से अधिक मात्रा में है तो उसमें औषध हम देंगे तो क्या होगा, उपद्रवजनक होगा, उपद्रव करेगी। लेकिन अगर व्याधि बल से कम मात्रा में है तो अगर औषध देंगे तो वो क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। अब बात करते हैं व्याधि काल के अनुसार औषध मात्रा की। तो अगर नवीन व्याधि है और उपद्रव रहित है, उसका कोई उपद्रव नहीं है, तो औषध हम कैसा देंगे, अल्प मात्रा में देंगे। लेकिन नवीन व्याधि है, नई व्याधि है और उपद्रव युक्त है, उसके अंदर उपद्रव है, तो औषध की अति मात्रा देंगे। लेकिन अगर जीर्ण व्याधि है और उपद्रव रहित है तो औषध की मध्यम मात्रा देंगे। लेकिन अगर जीर्ण व्याधि है और उपद्रव युक्त है तो औषध की अति मात्रा देंगे। अब दोष के अनुसार औषध मात्रा की बात करें तो अगर बहुदोष युक्त व्याधि है तो औषध की अति मात्रा देंगे। लेकिन अल्प दोष युक्त व्याधि है तो औषध की अल्प मात्रा देंगे। अगर दोष की संख्या अधिक है, दोष से भिन्न प्रकृति की व्याधि है तो क्या देंगे, हम अति मात्रा में औषध देंगे। लेकिन अगर दोष की संख्या कम है और दोष के समान प्रकृति है, जिस दोष की जो दोष है उसी के समान प्रकृति है, जैसे अगर वातज दोष है तो वातज प्रकृति हो गई, तो उसमें हम क्या देंगे, अल्प मात्रा देंगे औषध की। देश के अनुसार उत्पन्न व्याधि की मात्रा, औषध मात्रा की बात करें तो अगर गंभीर देश में उत्पन्न व्याधि है तो श्रेष्ठ मात्रा हम देंगे, और अगर अन्य देश में उत्पन्न व्याधि है तो हम औषध की मात्रा अल्प देंगे। अब औषध के स्तर पर बात करें तो औषध के गुण दोष के अनुसार मात्रा, औषध की मात्रा कैसी होगी। तो तीक्ष्ण वीर वाली औषध अगर है तो उसको 1 तोला देंगे, मध्यम वीर वाली औषध है तो उसको 2 तोला देंगे, अगर मृदु वीर वाली औषध है तो उसको 4 तोला देंगे। फिर औषध के उत्पादक देश की बात करें तो इसमें कैसी हम मात्रा देंगे। तो अगर रोगी के 7वें देश में उत्पन्न औषध है, मतलब जो रोगी है उसके 7वें देश में उत्पन्न हुई औषध है, वहाँ उत्पन्न हुई औषध है, तो उसकी मात्रा कैसी देंगे, हम मध्यम देंगे। लेकिन अगर अन्य देश में उत्पन्न औषध है तो उसकी मात्रा कैसे देंगे, अधिक देंगे। अब बात करते हैं औषध कल्पना के अनुसार मात्रा की। तो इसमें क्या देंगे कि अगर स्वरस दे रहे हैं तो उसको कितना देंगे, अर्धपल देंगे। लेकिन वही पुट पाक स्वरस दे रहे हैं तो उसको 1 कर्ष की मात्रा देंगे। अगर क्वाथ, अवलेह, संधान या फिर स्नेह कल्पना दे रहे हैं तो उसको 1 पल देंगे। अगर कल्क या फिर चूर्ण दे रहे हैं तो उसको 1 कर्ष की मात्रा देंगे। अगर वहीं पे हिम, फांड, प्रमाथ्य दे रहे हैं तो उसकी 2 पल मात्रा देंगे। तो हमारा टॉपिक आज का यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।